संक्षारक की रोकथाम का उपाय लिखवा रहे थे ना, हेडिंग बता दिए हैं, लिखवाए भी हैं। अच्छा, रोकथाम के उपाय निम्न है। पहला नंबर पेंटियास, हेडिंग है, हेडिंग की तरह लिखना, इसके अंदर भी डेफिनेशन इसका लिखेंगे कि कैसे ये संक्षारण से रक्षा कर रहा है। पहला नंबर है पेंटिया तेल का लेप लगाकर, पेंटिया तेल का लेप लगाकर। पेंटिया तेल का लेप लगाकर, हो गया। तो लिखेंगे पेंटिया तेल की लेप, पेंटिया तेल की लेप धातुओं की सतह पर अपनी एक परत बना लेती है, धातुओं की सतह पर अपनी एक परत बना लेती है। ये गाढ़ा तेल लगाएंगे, पतला लगाएंगे नहीं बना पाता है। कुछ समय के लिए मिट्टी का तेल भी काम कर सकता है, तो वाष्पित हो जाएगा ना जल्दी से, इसीलिए मिट्टी का तेल नहीं लगाते हैं। कहाँ तक लिखे? क्या लिखे? अपनी एक परत बना लेती है जिससे धातु हो गया नम वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे धातु नम वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे धातु नम वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है, ये याद रखना है। हो गया। और धातु का संक्षारण नहीं होता है, और धातु का संक्षारण नहीं होता है। हो गया। चलो लिखो, अगला नंबर लिखो। अब मिश्र धातु बनाकर, हाँ हेडिंग है मिश्र धातु बनाकर आगे लिखो मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर, दो या दो से अधिक धातुओं को एक साथ मिलाकर उनके गुणों में सुधार कर लिया जाता है। एक साथ मिलाकर उनके गुणों में सुधार कर लिया जाता है। हो गया। सुधार कर लिया जाता है जिससे वे लगभग रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं, जिससे वे लगभग रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं, रासायनिक रूप से अक्रिय हो जाते हैं। हो गया।
और उनका संक्षारण रुक जाता है, और उनका संक्षारण रुक जाता है। जैसे पीतल तथा कांसे आदि से बने सामान। जैसे पीतल तथा कांसे, कांसा कल पढ़े थे इसको दोनों हम लोग। पीतल तथा कांसा से बने सामान, से बने सामान। हो गया ना? उसके बाद लिखो अगला नंबर, कई हो गया? 3 हो गया ना? आगे लिखो ग्रीस लगाकर, ग्रीस लगाकर, समझो 4 हो गया है। एक पेंट लगाकर अलग कर सकते हो, तेल लगाकर अलग कर सकते हो, दोनों कर सकते हो ना? याद रखे रहना। क्या लिखे? ग्रीस लगाकर लिखो। धातुओं की सतह पर ग्रीस लगा देने से, धातुओं की सतह पर ग्रीस लगा देने से धातु नम वायु के सीधे संपर्क में नहीं आ पाती है। नम वायु के संपर्क में सीधे नहीं आ पाती है, जिससे धातु का संक्षारण रुक जाता है, जिससे धातु का संक्षारण रुक जाता है। ग्रीस लगा देने पर हो गया, धातु सीधे नम वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है। धातु सीधे नम वायु के संपर्क में नहीं आ पाती है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है, जिससे उसका संक्षारण रुक जाता है। तो ये प्रक्रियाएं हो गई संक्षारण को रोकने की। अगर तुमसे शार्ट में पूछा गया तो बस नाम लिख के छोड़ देना, ठीक है? अगर बड़ा पूछा गया, ज्यादा नंबर में पूछा गया, तब डेफिनेट भी कर देना इनको। विद्युत लेपन तुमसे अलग से पूछा जा सकता है, शायद इसको पहले पाठ में ही पढ़ाए थे विद्युत लेपन, देख लेना वहां। चलो संक्षारण भी खत्म। अब हेडिंग लिखो उपधातु। इसके बाद मिश्र धातु भी पढ़ लेते हैं। इसे सिलेबस में दिख तो नहीं रही है मिश्र धातु, पढ़ लेते हैं, कुछ जान जाएंगे उसके बारे में। मिश्र धातु, हाँ उपधातु है पहले। उपधातु मेटेनॉइड, METALLIODS, मेटेनॉइड। उपधातु METALLIODS हो गया। अब उपधातु क्या है? जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, वो उपधातु हो जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे तत्व, ऐसे तत्व नहीं, हाइड्रोजन उपधातु नहीं है। क्या लिखे? ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं। हो गया। उपधातु कहलाती हैं या उपधातु कहलाते हैं, उपधातु कहलाते हैं। हो गया।
जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। जैसे आर्सेनिक, आर्सेनिक का सूत्र As, एंटीमनी Sb, Fb, कैपिटल एस स्मॉल बी। एंटीमनी एडी वाला ए रहेगा, आधा नल वाला न रहेगा, है? क्या Sb का पता नहीं, प्रतीक जानते रहो, लैटिन नाम जानने का जरूरत है। हो गया? आर्सेनिक, एंटीमनी आदि। नीचे लिख लो एक इंडिकेट पॉइंट। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में 8 उपधातुएं हैं। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में 8 उपधातुएं हैं। अब तक ज्ञात सभी तत्वों में 8 उपधातुएं हैं। अधातु कितनी थी? 16 अक्रिय गैसों को छोड़कर, ये याद रखे रहना। ये उंगली पर गिनी जा सकती हैं, इसलिए इनको गिनती में लिखवा दिया गया है। धातुएं सबसे ज्यादा हैं, इसलिए उनको नहीं बताया गया कितनी धातुएं। ठीक है, मान लो 16 और 6 22 चला गया तुम्हारा अधातु में, और 8 चलाया इधर उपधातु में, तो शेष जो बचा क्या होगा? धातु ही तो होगा। तो लिखो आगे। रेडियो एक्टिव भी धातु ही होता है। जितने रेडियो एक्टिव हैं सब धातु ही हैं, याद रखे रहना। देखो ये उपधातु हो गया। नीचे लिखना है इंडिकेट पॉइंट। उपधातुओं के ऑक्साइड, उपधातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। अर्थात ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। अर्थात ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया कर लेते हैं। दोनों से क्रिया कर लेते हैं। हो गया ना? ये चीज को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब जब अम्ल से क्रिया करेंगे तो क्षार की तरह व्यवहार करेंगे, जब क्षार से क्रिया करेंगे तो अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। जैसे तुम एक रिएक्शन देख सकते हो, देखो ये AS2O3 है, आर्सेनिक का ऑक्साइड। जब इसकी क्रिया अम्ल से कराते हैं H2SO4 से, फिर AS2O3 है। जब इसकी क्रिया क्षार से कराते हैं अर्थात NaOH से, तो दोनों स्थितियों में ये क्रिया कर लेगा। इस तरह से क्रिया करके बनाएगा AH2SO4 थ्राइस प्लस H2O। यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ भी कितना कर दो? 3 कर दो, हो जाएगा। हो गया ना? उसके बाद जब इससे क्रिया करता है तो क्या होता है? सोडियम आर्सेनाइड Na3
CaSO3 सोडियम आर्सेनाइड बन जाता है और प्लस H2O बनता है। क्या आर्सेनाइड क्या? अरे आर्सेनाइट है गधे, आर्सेनिक से बना तो आर्सेनाइट बनेगा ना। किसी भी तत्व के रायन का नाम या तो आइट लगेगा या तो एट लगेगा ना। अगर कम ऑक्सीजन वाला बनाता है तो आइट लगता है, अधिक ऑक्सीजन वाला बनाता है तो एट लगता है। तो यहाँ पे 4 वाला, ये 3 वाला बना रहा है तो आइट लगा, 4 वाला बनाएगा तो एट लगेगा। क्या लगेगा? एट। ये याद रखना। इसमें तो इसका नाम सीधे सीधे होगा आर्सेनिक सल्फेट। दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखो, ये अम्ल था ना, इसमें कोई H प्लस या OH माइनस है नहीं, तो इसे हम क्या कहेंगे? लवण कहेंगे, सॉल्ट। और ये क्या है जी? जल। तनिक ध्यान से समझो, लवण और जल किसकी क्रिया से बनता है? अम्ल और क्षार की क्रिया से ना। तो अगर ये अम्ल है तो इसका मतलब इसमें कौन सी प्रकृति दिखाई? क्षारीय प्रकृति दिखाई। दिखाई दिया ना? इसमें देखोगे तो ये तो कन्फर्म है क्षार है, ये लवण ही बना है। धातुओं की क्षार से क्रिया, जैसे लवण बड़ा वाला बन रहा था ना, वो वाला। और प्लस ये क्या है? जल। क्षार लवण प्लस जल किससे क्रिया करके बनाता है? अम्ल से। इसका मतलब इसमें यहाँ कैसी प्रकृति दिखाई? अम्लीकाने का मतलब ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति दिखाता है। संतुलन में लाना है तो इसको कितना करना होगा? 3 करना होगा। और यहाँ पे कितना करें इसको? 2, तब नहीं से काम चलेगा। कितना करना होगा? यहाँ पे 6 करना होगा ना। यहाँ पे कितना H2O? 3 H2O हो जाएगा ना काम। ठीक तो ऐसा ही है, नोट करना। क्या लिखे उसमें? अर्थात ये अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। जैसे ये लिख लो, जैसे क्या कर रहे हो? पता नहीं क्या कर रहा तुम। अब हेडिंग लिख लो, मिश्र धातु। मिश्र धातु एलॉयज, ALLOYS। एलॉयज ALL हुआ, कल लेके आना करते हैं उसका एंडो लिखेंगे। चलो लिखो, मिश्र धातु किसे कहते हैं? मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातुओं को उनके गलनांक से ऊपर गर्म करके पुनः ठंडा करने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। कहने का मतलब, जैसे देखो, एक धातु है जिसके कण इस प्रकार से है, दिख रहा है। अब धातु कैसी होती है? गैस अवस्था में होती है ना। और यह सब हमारे में तो फूट जाएगा तुम लोग का। धातु गैस अवस्था में होती है। द्रव बोले होते सब कुछ होता कि हाँ एक तो होती है द्रव अवस्था में, तो कुछ सही है। अरे आज तक कौन सी धातु गैस पड़ेगा? देखो इधर, ये धातु नंबर 1 है। उसके बाद
ये धातु नंबर 2 है, इसके कण इस प्रकार से है, डिजाइन बन गया हो गया ना। हो गया। अब देखो, यदि एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे, मिश्र धातु बनाने के लिए सामान्यतया वही धातुएं ली जाती हैं जिनमें कणों का आकार बराबर या लगभग बराबर होता है समझ में। क्योंकि पता चला कि एक का आकार बहुत छोटा है, एक का आकार बहुत बड़ा है, तो दो बड़े बड़े बीच में छोटा पड़ के बेचारा पिस जाएगा उसमें। दिखाई दे रहा है ना। तो मिश्र धातु हम उन्हीं से बनाते हैं जिनमें कणों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर। जैसे हमको इसमें दिख रहा है, बराबर तो एकदम नहीं है, थोड़ा बहुत बराबर है, इतना भी नहीं बराबर है, दोनों का देखा जाए। अब देखो, सबसे पहले तो इनको इनके गलनांक से ऊपर गर्म करोगे। जब इन धातुओं को तुम लोगे तो वो तो अलग अलग ही दिखेंगी। जब हम 2 ठोस ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है अभी अलग अलग दिख रहे हैं। तो ये पहला ठोस हो गया, ये दूसरा ठोस हो गया। अब इनका अगर हम मिश्र धातु बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इनको गलाना पड़ेगा, अर्थात द्रव अवस्था में लाना पड़ेगा। तो द्रव अवस्था में अगर हम लाना चाहते हैं तो इनके पानी नहीं गिर रहा है, तेल गिर रहा है। तो अब देखो, अगर हम इनको गलाना चाहते हैं तो इनको इनके गलनांक से ऊपर गर्म करना पड़ेगा ना। गलनांक से ऊपर, ये चीज को याद रखे रहना। क्यों? क्योंकि कोई भी धातु गलती कब है, या कोई भी ठोस पदार्थ कब गलेगा, जब वो अपने गलनांक पर पहुंचेगा तभी तो गलेगा। जैसे बर्फ कब गल के पानी बनता है, जब वो 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है। हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, अभी पूछ रहे हैं जो बताए थे, अभी पूछ रहे हैं, रुके रहो। तो ध्यान देना, कोई भी पदार्थ गलेगा कब, जब उसको उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाएगा। अर्थात पहले तो गलनांक तक पहुंचेगा, फिर गल जाएगा, तब ऊपर का तापमान होगा। तो इनको इनके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाए। तो गलनांक से ऊपर गर्म कर देंगे तो ये आ जाएंगे द्रव अवस्था में। किस अवस्था में आ जाएंगे? द्रव अवस्था में। अब जो दोनों अलग अलग दिख रहे थे, द्रव अवस्था में आने के बाद एक में मिल जाएंगे। मिलेंगे तो कैसे मिल गए? देखो, द्रव अवस्था में हम जानते हैं एक बड़े बर्तन में, इनको तो एक बड़े बर्तन में ही गर्म करेंगे ना। मान लो यहाँ से हमने बड़ा बर्तन लगाया है, तो अभी दोनों टुकड़े अलग अलग दिख रहे थे, लेकिन जब ये द्रव अवस्था में आ गए तो इस तरह से जैसे पानी भरा रहता है वैसे ही बन जाएंगे ना ये। अब इसमें कौन सा कण कहाँ जाएगा फिक्स है क्या? फिक्स रहेगा क्या कि इसका वाला आधे के इधर रहेगा, उसका वाला आधे के उधर रहेगा? ऐसी तो बाउंड्री लगाएंगे नहीं, क्योंकि द्रव अवस्था में हम जानते हैं आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी की आकृति प्राप्त कर लेते हैं, और जितने स्थान में रहते हैं उतने स्थान में गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अर्थात बर्तन तो इतना बड़ा है लेकिन ये इतना ही बड़ा भरा हुआ है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला कण ऊपर घूमेगा। ठीक है, अरे तुम्हारा पानी इतना ही भरा हुआ है तो कहा दो पानी कण यहाँ ऊपर घूम रहा है, ऐसा तो हो नहीं सकता है। अभी हमने पढ़ा था इनके बीच आकर्षण बल होता है, एक कण जहां जाएगा बाकी कण उनके पीछे पीछे चल देंगे, भेड़ बकरियों तरह चल देंगे ना। अब ऐसा हो सकता है क्या कि ये पानी कह रहा है जा रहा है, साइकिल ले घूम ले, तुम लोग यहीं बैठे रहो? ऐसा होगा? ऐसा नहीं होगा। ये कहेगा तुम जाओगे तो हम भी पीछे पीछे आ रहे हैं, सब पकड़े चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके बाहर गति करेगा। जो कण गति करेंगे इसी उपलब्ध स्थान में, मतलब इतना भरा हुआ है ना, अब इसी स्थान में वो गति करेंगे। कौन कहाँ गति करेगा हमको ये नहीं पता है। तो अब देखो, यहां से हमारा खेल शुरू होता है। कौन कहाँ गति कर रहा है हमको नहीं पता है। दिखाई दे रहा है? दिखा? इस प्रकार से। अब इसमें तो पूरा हो नहीं पाया, हम मान रहे हैं कि ऐसे इस प्रकार से गति करेंगे। अब इसमें कोई भी कहीं जाने के लिए स्वतंत्र है, सब चलेंगे ना। ये भी जाएगा उधर, ये भी जाएगा उधर, ये भी जाएगा उधर, सब जाएंगे इधर उधर। अब इतना बड़ा बड़ा हम दिखाए हैं, इतना बड़ा तो नहीं होगा, छोटा होगा, वो चल सकता है पूरा आसानी से। अब जैसे पानी के कण अंदर चल सकते हैं पूरा, वैसे अब ये भी क्योंकि द्रव अवस्था में आ गए तो चलने के लिए स्वतंत्र हो गए।
हो गया। अब छोटे क्यों होंगे, कण छोटा हो जाएगा गर्म करने पर, उनको गर्म करने छोटे हो जाओगे तो कण गर्म करने छोटा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी ना परमाणु को गर्म कर दे तो बेचारा छोटा हो जाएगा। परमाणु तो फिक्स है, उसके नाभिक का आकार फिक्स है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन फिक्स है, इसीलिए उसके कण का आकार न बढ़ेगा न घटेगा। ये याद रखे ना, जितना बड़ा है उतना बड़ा ही रहेगा। वो गर्म करने पर केवल वो दूर दूर भाग सकता है, छोटा या बड़ा नहीं हो सकता है। अब जैसे देखो यहाँ पे एकदम पास पास से ना इनको गर्म करें हम तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ने लगी तो मारपीट करने लगे, मारपीट इनके बीच शुरू हो गई तो छोड़ के भाग लिए एक दूसरे को, दूर दूर हो गए, द्रव अवस्था में आ गए। और ज्यादा गर्म कर दे, इनके क्वथनांक से ऊपर गर्म कर दे, इतना ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे सब लोग इधर उधर, किसी कोई संबंध ही नहीं रहेगा, वो गैस अवस्था हो जाती है, होती है। लेकिन हमको तो गैस अवस्था नहीं ले आना है ना, द्रव अवस्था में हम ला दिए। अब इनको ठंडा करना शुरू करते हैं। बात को ध्यान से समझना, तुमने जब इनको गर्म कर दिया, हमने माना इसको तुमने गर्म किया 1000 डिग्री सेल्सियस तक। कितने डिग्री सेल्सियस तक? 1000 तक। ये आ गए पूरे द्रव अवस्था में। अब जब इनको क्या 1000 डिग्री सेल्सियस पर एक बार गर्म करके छोड़ दें तो इनका तापमान हमेशा 1000 रहेगा? नहीं, वो कम होके कमरे के ताप पर आएगा, अर्थात कितने पर आएगा जी? 25 डिग्री सेल्सियस पर आएगा, आएगा ना। तो जब ये 25 पर आएगा तो 1000 पर जाकर गले थे ये, तो 25 पे आने के बाद तो फिर से ठोस बन जाएंगे। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अगर वो जैसे तुमने बर्फ को क्या किया, 0 डिग्री सेल्सियस के आगे तक गर्म किया तो वो जल बन गया, फिर से अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान हो जाए तो क्या वो जल ही रहेगा? फिर से बर्फ बन जाएगा ना वो। अगर तुमने 0 से तापमान कम फिर से कर दिया तो फिर वो बर्फ बन जाएगा जो तुमने जल बनाया था, हो जाएगा। रख देंगे तो बर्फ नहीं बन जाएगा। तुमको अगर बर्फ हम दे दें और तुमने इसको गर्म करके जल बना दिया, अब जल यहाँ पे ऐसे रख दी हो, तापमान पता चला उस दिन ठंडी बढ़ गई, -2 डिग्री सेल्सियस चला आया, तो फिर ये जल किसमें बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा। मतलब हमारे कहने का अर्थ क्या है, बर्फ जल में कितने डिग्री सेल्सियस पर बदला? तो अगर 0 से अधिक तापमान है तब तक तो ये जल रहेगा, 0 से कम जैसे ही तापमान हुआ फिर से ये किस में बदल जाएगा? बर्फ में बदल जाएगा, हो जाएगा ना। वही चीज इनके साथ होता है कि 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जब तक ताप रहेगा तब तक तो ये द्रव अवस्था में रहेंगे, लेकिन जैसे ही 1000 से कम आएगा फिर से ये किस अवस्था में बदल जाएंगे? ठोस अवस्था में। तो हमारा सामान्य ताप तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, इनको रख के छोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है ये ठंडा होके कितने पे आ जाएंगे? 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएंगे। और जब 25 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएंगे तो फिर ये किस अवस्था में हो जाएंगे? ठोस अवस्था में हो जाएंगे ना। तो अब यही चीज हमारा दिखेगी क्या? अभी ऐसे अलग अलग जुड़े थे ना, अब जब ये ठंडा होना शुरू करेंगे तो क्या ये निर्धारित है? ये कहेगा है तुम हटो हम यहाँ जा रहे हैं, तुम हटो हम यहाँ जा रहे हैं, तुम जाओ वहां उसके साथ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। सबका आकार बराबर है ना, इसीलिए जो जहां स्थान पाएगा वहीं व्यवस्थित होता चला जाएगा। अर्थात फिर ये जब ठोस अवस्था में बदलेंगे तो ऐसे हो जाएंगे। देख रहे हो? हाँ, हमारे वाले में कैसे ही होगा, तुम्हारे वाले में कैसे तुम जानो। दिखाई दे रहा है? अब ये इस तरह से हो गए तो हमको एक बड़ा ठोस मिला जो दोनों को मिलाकर बना था, और इनके परमाणु अलग अलग थे, इनके परमाणु देखो एक दूसरे में मिल गए ना, तो इसी को हम कहते हैं मिश्र धातु। क्या कहते हैं? मिश्र धातु कहते हैं कि जब ये परमाणविक स्तर पर वितरित हो जाते हैं तब बनती है मिश्र धातु। ऐसा नहीं है कि इन दोनों को ले जाके जोड़ दिए तो कह दिए धातु दो को मिश्र कर दिए तो मिश्र धातु बन गई। ऐसा थोड़ी है कि इसको जोड़ दिए तो मिश्र धातु हो गई। अरे जब ये मार्कर का एक एक कण इस डस्टर के एक एक कण में घुल जाए तब हम कहेंगे कि मिश्र धातु बनी। आया कि नहीं समझ में आया? ये याद रखे रहना। तो मिश्र धातु बनाने के लिए इनको किस स्तर पर वितरित करना होता है? परमाणविक स्तर पर या आणविक स्तर पर कहें तो। धातु तो परमाणु के रूप में रहती है ना, इसलिए अणु नहीं कहते। किस रूप में कहते हैं हम? परमाणु के रूप में। तो धातुओं को परमाणविक स्तर पर जब वितरित कर दिया जाता है तब बनती है मिश्र धातु। ये याद रखे रहना। तो क्या करना होगा? इनको पहले द्रव अवस्था में लाना होगा जिससे ये गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाए, कोई कहीं भी चला जाए। स्थान इधर उधर बदल गया ना सबका, फिर जब ठंडे होंगे तो जुड़ जाएंगे, ये जुड़ जाएंगे ना, ये याद रखना है। अब सोचो
हम सामान्य रूप से कह देते हैं कि मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण होती हैं। कैसा मिश्रण होती है? समांगी मिश्रण। लेकिन याद रखे रहना, सभी मिश्र धातुएं समांगी मिश्रण नहीं बनाती हैं, क्योंकि मिश्र धातु के बारे में जानते हो, उसके सभी जगह के गुण समान होते हैं, चाहे किसी भी जगह का निकालो तुम, चाहे किसी भी जगह का। जैसे इतने भाग का निकालो तब भी, इतने भाग का निकालो तब भी, इधर का निकालो तब भी। तो अब तुम देख चुके होगे, अगर इसका निकाल रहे हो तो इसमें एक पहले धातु का पाया गया, एक दूसरे धातु का पाया गया। लेकिन फिर इतने दो खंड का निकाल रहे हो तो इसमें दोनों एक ही का पाया गया। इसमें निकाल रहे हो तो एक तो एक का पाया गया, दूसरा दूसरे का पाया गया। तो क्या ये नियम का पालन कर रहे हैं? सबके गुण एक जैसे हैं? नहीं है। इसका मतलब हमारी मिश्र धातु समांगी नहीं है, विसमांगी है। अगर इसको समांगी बनाना होता तब ये कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित हुई होती। देख रहे हो? ये इस प्रकार से कहीं भी दो दो को उठा लेंगे, एक एक दोनों का मिल जाएगा। इधर से उठाओगे तब भी देखो एक इसका एक इसका मिल रहा है ना। अगर इसको उठा लिए तब भी देखो एक इसका एक इसका। ये दोनों को उठाए तब भी एक इसका वाले का एक इसका, दोनों अलग अलग वाले के मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इसको उठाए तब भी देखो दोनों अलग अलग वाला, इसको उठाए तब भी दोनों अलग अलग वाला। तो ये मिश्र धातु समांगी है, परंतु ये मिश्र धातु समांगी नहीं है। तो ध्यान देना, मिश्र धातुएं तो बहुत सारी बनती हैं, लेकिन सभी मिश्र धातुएं समांगी नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि उनमें परमाणुओं का जो वितरण होता है कभी कभी बदल जाता है, और जब बदल जाता है तो सभी भाग के गुण एक समान नहीं होते। हो जाएगा? जब सभी भाग के गुण एक समान नहीं होंगे तो क्या हम उसको समांगी कह देंगे? नहीं कह सकते। अभी जैसे तुम चीनी का शरबत बनाते हो ना, और उसको पीना शुरू करते हो, तो क्या इधर से पीते हो तो कम मीठा लगता है, उधर से पीने का अधिक मीठा लगता है? ऐसा होता है? नीचे पियोगे तो ज्यादा मीठा लगेगा? कभी नहीं होगा। जब घुल गया पूरी तरीके से तो हर जगह मीठापन समान हो जाएगा। याद रखे रहना, नीचे चीनियां बचा रहे तो नीचे अधिक मीठा लगेगा ही तुमको, पूरा घोल दो तब तो पता लगे। लेकिन अगर बालू घुला हुआ है पानी में तो क्या हर जगह पे तुमको बालू दिखेगा? नहीं। कहीं पे रहेगा ज्यादा, कहीं पे कम रहेगा, कहीं पे रहेगा ही नहीं, ऐसा होगा ना। तो वो विसमांगी मिश्रण है, अर्थात उसके प्रत्येक भाग के गुण अलग अलग है। और जबकि समांगी में क्या होता है? प्रत्येक भाग के गुण क्या होते हैं? एक समान होते हैं। तो इसमें प्रत्येक भाग का देखो गुण एक समान है ना, लेकिन इसमें देख रहे हैं अलग अलग हो गया। तो अतः ये विसमांगी है और ये क्या है? समांगी। तो समझे रहना कि मिश्र धातुएं विसमांगी भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती है? क्योंकि उनमें अगर परमाणुओं का वितरण बदल गया तो वो विसमांगी हो जाएंगी, और अगर परमाणुओं का वितरण क्रम से है तब वो क्या होंगी? समांगी हो जाएगा। तो इसकी चर्चा होगी कल।